जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उमंग क्लासेस में। आज हम जो बच्चे 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों को हिंदी का ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूं, जो कि हिंदी का ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1 वीडियो है। तो आप लोग इसको देखिए और कितने ऑब्जेक्टिव आप लोग सही कर पाते हैं इसको कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं, जो कि हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। यानी कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। आप लोग कमेंट करके बताते चलिए सब क्वेश्चन का आंसर कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। यानी कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। बेरोजगारी है कि गरीबी है कि उद्योग धंधों की कमी है कि अमीरी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग जानते होंगे कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, यानी कि बेरोजगारी। यानी कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है बाबू, बेरोजगारी है कि नहीं। आप लोग बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान से इसको करते चलिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मुक्ति का पुरोधा, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया। यानी कि ऑप्शन है नलिनी बिलोचन शर्मा का, नलिनी बिलोचन शर्मा, भीमराव अंबेडकर, अमरकांत, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया। मानव मुक्ति का पुरोधा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया। मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया। चलिए आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन का आंसर सही किए हैं और कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग नहीं कर पाए। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कह रहा है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। जाति प्रथा जो है वो स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। तो आप इसको बता सकते हैं कि जाति प्रथा जो स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों, क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, रुचि पे आधारित नहीं होने के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। बहुत आसान प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताइए। कमेंट करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए लोग। यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था कि बिहार में हुआ था कि उत्तर प्रदेश में हुआ था कि बंगाल में हुआ था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। किस राज्य में हुआ था बाबू, मध्य प्रदेश में हुआ था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 नेक्स्ट है, जो कि कह रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो आप लोग बताइए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म बाबा साहब जो कि आपका हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में बाबा साहब भीमराव का जन्म हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था, महू के मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में हुआ था। महू के का मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। बहुत आसान प्रश्न है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो बता दीजिए आप लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, जो भीमराव अंबेडकर जो है वही हमारे क्या है, यानी श्रम विभाजन जाति प्रथा के क्या है, लेखक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता मातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा था। क्वेश्चन अच्छा है। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता मातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा था। चलिए आप बताइए किसने कहा था। तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था। किसने कहा था बाबू, भीमराव अंबेडकर ने कहा था, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आप लोग ध्यान से करते चलिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर बताइए आप लोग, कमेंट करते चलिए। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है, यानी कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा, भ्रष्टाचार। यानी कि लेखक के अनुसार भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है बाबू बताइए। यानी भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, जाति प्रथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा
है कि नहीं? भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का प्रमुख या प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख या प्रत्यक्ष कारण क्या है कि नहीं? जाति प्रथा। क्या हो जाएगा? जाति प्रथा। जाति प्रथा जो है वो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से बने रहिए और आप लोग आंसर देते रहिए आराम से, और कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को कितना सही हुआ है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बाबू कार्य कुशलता के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कार्य कुशलता के लिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो इस प्रश्न का आंसर बाबू आप लोग बताइए, फटाफट से कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न को देखिए ध्यान से। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? बहुत इजी प्रश्न है, आप लोगों को बहुत इजी प्रश्न है कि नहीं? यानी कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? बताइए भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? भीमराव अम्बेडकर को। किसको? भीमराव अम्बेडकर को। ऑप्शन नंबर सी। यानी कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ के विधा है। बताइए लोग 20 के दांत, यानी कि 20 के दांत शीर्षक पाठ के विधा है। क्या है बाबू? कहानी है। कौन सी विधा? यानी कि कहानी है कि नहीं? जो 20 के दांत शीर्षक पाठ के विधा है यानी वो क्या है? कहानी है। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन जो था ना, उस मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी है कि नहीं? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? प्यार, मार, फटकार, खाना है कि नहीं? मतलब मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी। क्या बात थी? मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा, ध्यान दीजिएगा लोग, नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? तो बताइए आप लोग नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? तो इस प्रश्न का क्या सही उत्तर होगा बाबू? बताओ नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखित कहानी निम्न में से 20 के दांत है। कौन है? 20 के दांत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखित कहानी कौन सी है? 20 के दांत। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? यानी कि जो 20 के दांत कहानी है उस कहानी के रचयिता कौन है? बताइए। तो 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है बाबू? 20 के दांत कहानी का रचयिता है नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर क्या? बी, नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग पहले आंसर दीजिए और उसके बाद आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आप लोग किए सही सही। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पोलो किसकी बहनें थी? बताइए ये जो थी ना, यानी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पोलो किसकी बहनें थी? है कि नहीं? यानी कि किसकी बहनें थी? तो बताइए किसकी बहनें थी? यानी कि खोखा की। किसकी बहनें थी बाबू? खोखा की। जो थी ना ऐसा, खोखा की बहनें थी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि खोखा के दांत किसने तोड़े? खोखा के दांत किसने तोड़े? है कि नहीं? खोखा जो था उसका दांत किसने तोड़े? है कि नहीं? खोखा के दांत किसने तोड़े? तो आप लोग बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? खोखा का जो दांत वो मदन ने तोड़े। किसने तोड़े? मदन ने तोड़े। है कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था?
नलिंद विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए कि नलिंद विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिंद विलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था आपका 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी, 1916। नलिंद विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद में बताइए आप लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, नेक्स्ट इसके आगे वाला प्रश्न कह रहा है बाबू कि सेन साहब की कार की कीमत क्या है? जो सेन साहब की कार थी उस कार की कीमत क्या है कि नहीं? तो सेन साहब की जो कार थी उस कार का कीमत क्या है बाबू? 7,500। क्या है ऑप्शन नंबर ए, कौन सा? 7,500 है कि नहीं? चलिए उसके बाद में देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नहीं? आप लोग कमेंट में बताना ना भूलिएगा कि आप लोग कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि सेन साहब की आंखों का तारा है। सेन साहब का आंखों का तारा है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए, सेन साहब के आंखों का तारा कौन है? कार, इसमें ऑप्शन में दिया है आपका कार, खोखा, खोखी, उपयुक्त, सही। बताइए, यानी कि सेन साहब की आंखों की तारा कौन है? खोखा। सेन साहब की आंखों की तारा कौन है बाबू? खोखा, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न अगला करे, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डॉट डॉट से, यानी किससे? किससे मोटर की खतरा हो सकता है? तो किससे? यानी कि खोखा से। किससे हो सकता है बाबू? मोटर का कोई खतरा हो सकता है तो किससे हो सकता है? खोखा से। ऑप्शन नंबर क्या? ए, मोटर का कोई खतरा हो सकता है किससे हो सकता है? खोखा से, है नहीं? चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? यानी कि बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग याद करिएगा, अच्छा प्रश्न है। किसके अनुसार, यानी कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया था? यानी कि बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर के अनुसार। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खोखा के अनुसार। किसके अनुसार? खोखा के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा, चोर, डाकू बनते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र से कही गई है? बताइए, यह जो पंक्ति है वो कहानी की किस पात्र से कही गई है? चलिए आप लोग कमेंट करके फटाफट से बताइए किस पात्र से कही गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सेन साहब। कौन सा हो जाएगा बाबू? सेन साहब। ऑप्शन नंबर क्या? सी, सेन साहब। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा प्रश्न है, इसको याद रखिएगा, है नहीं? बार बार पूछता है नहीं? सेन साहब। चलिए अगला देख रहे हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। यह कथन किसका है? मैं खोखा को क्या बनाने जा रहा हूं बाबू? इंजीनियर। मैं खोखा को क्या बनाने जा रहा हूं? इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। यह कथन किसका है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है कि नहीं? कि मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? सेन साहब का है कि नहीं? यह कथन किसका है बाबू? सेन साहब का है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? उदंड थी, नासमझ थी, मूर्ख थी, सुशील थी। बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा सही? यानी कि सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? सेन साहब की जो पांचों लड़कियां थी, वो सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? तो सुशील थी। कैसे थी बाबू? सुशील थी। ऑप्शन नंबर डी, सेन साहब की पांचों लड़कियां सुशील थी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबू। चलिए इस प्रश्न का आंसर आप लोग खुद करके बताइए कमेंट में फटाफट से, है कि नहीं? कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा क्या मिला था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बाबू इसका आंसर हो जाएगा बोरेने हेसिटिंग, बोरेने हेसिटिमंस, बोरेने हेसिटिमंस, बोरेने हेसिटिमंस, है कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? है कि नहीं? यानी कि हितोपदेश, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने करवाया? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर ने। किसने? मैक्स मुलर ने। ऑप्शन नंबर बी, है कि नहीं?
चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नृवंश विधा का संबंध किससे है। नृवंश विधा का संबंध किससे है, चलिए आंसर बताइए। खगोल विज्ञान से, मानव विज्ञान से, वनस्पति विज्ञान से, इनमें से कोई नहीं। यानी कि नृवंश विधा का संबंध किससे है कि नहीं। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मानव विज्ञान से। किससे हो जाएगा बाबू, मानव विज्ञान से। यानी कि नृवंश विधा का संबंध किससे है, मानव विज्ञान से, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, ध्यान से देखिएगा लोग बाबू। कह रहा है कि मैक्स मुलर ने यानी कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में क्या अनुवाद किया। यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ है कि नहीं। जर्मन भाषा में क्या किया, अनुवाद किया, है कि नहीं। जर्मन भाषा में क्या किया बाबू, अनुवाद, अनुवाद किया, है कि नहीं। चलिए यानी कि मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में क्या किया था, अनुवाद किया था। बताइए 30 नंबर प्रश्न है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मेघदूत का। कौन सा बाबू, मेघदूत का। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। चलिए बताइए फटाफट से, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो मैक्स मुलर का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, 1823 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे। सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 1783 ईस्वी में। कब, 1783 ईस्वी में सर विलियम जोन्स समुद्र की यात्रा करते हुए भारत में पहुंचे थे। कब, 1783 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग बाबू देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं। यानी कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं। बताइए बाबू आप लोग इस प्रश्न का उत्तर बताइए कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। मुंबई में, दिल्ली में, ग्रामीण भारतीय में, कोलकाता में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ग्रामीण भारतीय में। किसमें, ग्रामीण भारतीय में, है नहीं। ग्रामीण भारतीय में, ग्रामीण भारतीय में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि नहीं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया, बताइए बाबू। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। तो मेघदूत जो था यानी कि उसका जर्मन में अनुवाद मैक्स मुलर ने किया। किसने किया, मैक्स मुलर ने किया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखे, क्या है। भारत से हम क्या सीखे, क्या है। भारत से हम क्या सीखे, क्या है। बताइए फटाफट से, भारत से हम क्या सीखे, क्या है कि नहीं। ये क्या है, भाषण है। क्या है बाबू, भाषण है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा। यानी मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती यानी किसने कहा। तो मैक्स मुलर को वेदांतियों के वेदांती किसने कहा था बाबू। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद ने कहा था। किसने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। आप लोग याद कर लीजिएगा टोटल प्रश्न को, ठीक है। चलिए अगला, अगला कह रहा है कि प्लेटो और कांट कौन थे। यानी कि प्लेटो और कांट कौन थे, बताइए फटाफट से बता दीजिए। प्लेटो और कांट कौन थे, तो दार्शनिक थे। कौन थे बाबू, दार्शनिक थे। प्लेटो और कांट कौन थे, तो आपका दार्शनिक थे। प्लेटो और कांट दार्शनिक थे, है नहीं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि मैक्स मुलर ने कितनी वर्ष की अवस्था में विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन करना प्रारंभ किया। यानी कि जो मैक्स मुलर थे वो मैक्स मुलर कितनी साल की आयु में संस्कृत के विश्वविद्यालय में अध्ययन करना प्रारंभ किया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाबू 18 वर्ष। 18 वर्ष की आयु में मैक्स मुलर ने क्या किया था कि संस्कृत के विश्वविद्यालय में अध्ययन करना प्रारंभ किया था, स्टार्ट किया था, है नहीं। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों का बाबू है। अगला प्रश्न कह रहा है, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का यानी कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांत किसको कहा है। यानी कि स्वामी विवेकानंद जो है वो वेदांतियों का वेदांत किसको कहा है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मैक्स मुलर को। मैक्स मुलर को ही स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांत कहा है। चलिए बाबू थोड़ा सा फास्ट हो रहा है ना, आगे। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, और किसने कहा था, किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। बताइए फटाफट से आप लोग बताइए किसने कहा था, है कि नहीं। तो इसको कालिदास ने कहा था। किसने कहा था, कालिदास ने कहा था, है कि नहीं बाबू। कालिदास, कालिदास ने
कहा था, है कि नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, है कि नहीं? मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।